सबसे तेज तर्रार, सबसे सटीक, सबसे स्पष्ट एंकर सुधीर चौधरी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच श्वेता, थैंक यू सो मच, इट्स ग्रेट टू बी हियर। और अपने दर्शकों को हम बता दें कि आज से आज तक का जो प्रीमियम न्यूज शो है, जिसका नाम है 10 तक, जिसे आप वर्षों से देखते आ रहे हैं, 10 तक आज आप देख पाएंगे श्वेता के साथ। यानी 2 घंटे हो गए, पहले आप सुधीर के साथ रहेंगे और अब मुझे समझ में आया है कि क्यों पूरे दिन आज तक ब्लैक एंड व्हाइट होता रहा था। जी बिल्कुल, और ब्लैक एंड व्हाइट का राज हम थोड़ी देर में खोलेंगे, क्योंकि आज हम हर खबर का एक ब्लैक एंड व्हाइट अंदाज में विश्लेषण करेंगे। श्वेता, बहुत शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट, थोड़ी देर में मुलाकात। थैंक यू श्वेता, सी यू सून। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आज तक पर इस नए शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इस शो का नाम है ब्लैक एंड व्हाइट। मैं जानता हूं कुछ वर्षों में आपको एक खास लाइन सुनने की और मुझे एक खास लाइन बोलने की आदत सी पड़ गई थी। हम दोनों को ही इस रिश्ते की एक आदत पड़ गई थी, लेकिन अब आपके और हमारे इस रिश्ते का एड्रेस यानी पता बदल गया है और वो नया पता है ये स्टूडियो यानी आज तक। लेकिन रिश्ता वही पुराना रहेगा, अंदाज भी वही रहेगा और हर रात 9 बजे विश्लेषण देखने की आपकी जो आदत है वो भी ऐसे ही बनी रहेगी। बस हमारा परिवार अब और बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आज तक के करोड़ों दर्शकों के साथ ये नया रिश्ता आज से शुरू हो रहा है। और इस नए रिश्ते की शुरुआत से पहले मैं उन तमाम करोड़ों दर्शकों का हाथ जोड़कर धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने वर्षों तक मुझ पर भरोसा किया और इतना प्यार दिया। और मैं आज तक के उन करोड़ों दर्शकों के भरोसे के लिए भी आज बहुत उत्साहित हूं, उत्सुक हूं और उम्मीद करता हूं कि उन्हें ये ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण जरूर पसंद आएगा। आप सोच रहे होंगे कि ब्लैक एंड व्हाइट का कॉन्सेप्ट क्या है, यही नाम क्यों? तो हम आपको समझा देते हैं। आजकल खबरों की दुनिया में चारों तरफ कंफ्यूजन है, खबरों में आपको स्पष्टता नहीं मिलती, हर तरफ ग्रे का बोलबाला है, यानी हर तरफ कंफ्यूजन के मटमैले बादल छाए हुए हैं जिनकी छाया में खबर कहीं छुप जाती है। लेकिन सत्य सूर्य की तरह होता है, उसे ज्यादा दिनों तक छुपाकर नहीं रखा जा सकता और सच का यही सूर्य आपको ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण में यहां इस स्टूडियो में दिखाई देगा। सच और झूठ, सही और गलत अब आपको दिन और रात की तरह बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देंगे। इसलिए इस नए शो का नाम हमने ब्लैक एंड व्हाइट रखा है, जिसमें ग्रे की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन यह मत समझिएगा कि शो का नाम ब्लैक एंड व्हाइट है तो इसमें रंग नहीं होंगे। रंग जरूर होंगे, इसमें उम्मीदों के रंग होंगे, खुशियों के रंग होंगे और इस कार्यक्रम के जरिए हम सब मिलकर आपके जीवन में हर रोज नए नए रंग भरते चले जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण से। हमारे देश में शादियां जाति देखकर होती हैं, कई बार नौकरियां भी जाति देखकर दी जाती हैं, लेकिन क्या आपने कभी भारतीय सेना के सैनिकों की जाति जानने की कोशिश की है? आज विपक्ष के कुछ नेताओं ने आरोप लगाया कि भारतीय सेना में युवकों की भर्ती से पहले उनकी जातियां पूछी जा रही हैं। यह आरोप एक बहुत बड़ा विवाद बन गया और आज हम इसी आरोप का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे विपक्ष ने बिना होमवर्क किए भारतीय सेना को अपनी राजनीति का एक शस्त्र बना लिया। इसके बाद हम भारत के करोड़ों हवाई यात्रियों की सुरक्षा से हो रहे खिलवाड़ का विश्लेषण करेंगे। क्या आपने ध्यान दिया कि पिछले कुछ हफ्तों से लगातार फ्लाइट्स में तकनीकी खराबी के मामले सामने आ रहे हैं, बार बार इमरजेंसी लैंडिंग्स हो रही हैं और आज भी गो एयर की 2 फ्लाइट्स में तकनीकी खराबी हुई। यह मामला बहुत गंभीर है। पिछले 2 दिन से नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, डीजीसीए और एयरलाइन कंपनियों के साथ मीटिंग्स चल रही हैं और डीजीसीए ने मौके पर जांच करने के बाद यह पाया कि नियमों का पालन एयरलाइंस ठीक से कर नहीं रही हैं। यानी आपने जो फ्लाइट का टिकट खरीदा है उस पर सुरक्षित सफर की कोई गारंटी नहीं है। हम आपके लिए आज इस खबर का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे, क्योंकि तकनीकी खराबी जैसे शब्द के पीछे आपके साथ हो रही लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और आजकल उमस वाली गर्मी से आपका दम जरूर घुट रहा होगा। इन दिनों 35 डिग्री के तापमान में भी आपको 55 डिग्री वाले पसीने छूट रहे होंगे। ना पंखा काम करता है और ना कूलर, और एसी का बिल आपकी कमर तोड़ रहा होगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि अपने सुहावने मौसम के लिए मशहूर यूरोप के देश भी आजकल गर्मी से जल रहे हैं, तप रहे हैं। ब्रिटेन के लोगों ने अपने पूरे जीवन काल में
40 डिग्री की गर्मी पहली बार महसूस की है। लंदन के एक हवाई अड्डे पर गर्मी की वजह से एक पूरी की पूरी हवाई पट्टी पिघल गई। तो आज इसका भी एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण हम आपके लिए करेंगे। आज हमारे देश के महान क्रांतिकारी मंगल पांडे का जन्मदिन है और देखिए विपक्ष ने आज ही के दिन सैनिकों की भर्ती पर कैसा विवाद खड़ा किया। क्या सैनिक की भी कोई जाति होती है? देश के विपक्षी नेताओं और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट्स ने भारतीय सेना को जातिवादी होने का तमगा दिया है। इस विवाद की शुरुआत आज सुबह आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने की। इन दोनों नेताओं ने अग्निपथ भर्ती वाले फॉर्म का एक स्क्रीनशॉट लेकर उसे शेयर किया। इसमें भर्ती के लिए जाति प्रमाण पत्र और धर्म की जानकारी मांगी गई थी। विपक्ष के नेताओं ने यह आरोप लगाया कि अग्निपथ स्कीम के तहत जाति के आधार पर भर्तियां की जा रही हैं। इन ट्वीट्स के बाद भारतीय सेना की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे। लेकिन हम आपको इन आरोपों और इनकी सच्चाई के बारे में आज विस्तार से बताएंगे। सबसे पहले तो आप यह जान लीजिए कि भारतीय सेना में भर्ती के लिए जाति और धर्म पूछे जाने का प्रावधान आज का नहीं है, बल्कि बहुत पुराना है। यह नियम आजादी से पहले से चलता आ रहा है। इसमें कभी कोई छेड़छाड़ नहीं की गई। सुनने में भले ही यह जातिवादी व्यवस्था लगती हो, लेकिन सेना की भर्ती में जाति का कभी भी कोई आधार नहीं रहा। यह व्यवस्था हर सरकार के दौरान सेना की भर्ती प्रक्रिया का हिस्सा बनी रही है। ऐसा नहीं है कि यह पहली बार हो रहा है। जाति आधारित भर्ती किए जाने के गलत आरोपों पर बीजेपी ने विपक्षी नेताओं पर सेना को बदनाम करने का आरोप लगाया। 2013 में ही एक सत्यपत्र अर्थात एफिडेविट सबमिट करके भारत की सेना ने सुप्रीम कोर्ट में अपने मत को स्पष्ट किया था और कहा था कि देयर इज नो रोल इन द सिलेक्शन प्रोसेस एज फार एज कास्ट इज कंसर्न। क्या यह कांग्रेस पार्टी नहीं जानती? क्या यह आम आदमी पार्टी नहीं जानती? फिर भी इंडियन आर्मी को अखाड़े में घसीट के लाना और उसके साथ दो दो हाथ करने की यह प्रवृत्ति उचित नहीं है। कहीं ना कहीं यह राजनीति करते करते देश की आर्मी को बदनाम करने का काम है। भारतीय सेना की देशभक्ति और क्षमता पर भारत के दुश्मनों को भी कभी कोई शक नहीं रहा, लेकिन हमारे ही देश के अंदर मौजूद कुछ लोग अक्सर इसी शंका से घिरे रहते हैं। भर्ती के लिए जाति और धर्म भले ही पूछा जाता है, लेकिन सच्चाई यही है कि हर भारतीय सैनिक की एक ही जाति है और वो है हिंदुस्तानी। भारतीय सेना की स्थिति यह है कि बाहरी दुश्मनों से निपटने के बाद उन्हें अपने ही देश में जगह जगह जवाब देना पड़ता है। उन्हें विपक्ष के नेताओं को भी जवाब देना है, उन्हें मीडिया को भी जवाब देना है। उन्हें हर बार यह साबित करना है कि देश की सुरक्षा के लिए जो वीरता उन्होंने दिखाई वो जरूरी थी। उन्हें अदालत को भी जवाब देना पड़ता है। पत्रिकाओं में कॉलम लिखने वाले मानव अधिकारों के चैंपियंस को भी जवाब देना पड़ता है। मतलब ये कि सेना को देश विरोधी ताकतों से भी लड़ना है और देश के अंदर ही मौजूद सेना विरोधी ताकतों को भी उन्हें जवाब देना है। पूर्व सीडीएस जनरल बिपिन रावत ने एक बार इसी स्थिति को अपनी एक थ्योरी के जरिए बयां किया था और उस थ्योरी का नाम था 2.5 फ्रंट थ्योरी। इसमें एक फ्रंट पर पाकिस्तान है, दूसरे फ्रंट पर चीन है और आधे फ्रंट पर हमारे देश के ही अंदर बैठे हमारे दुश्मन हैं। भारतीय सेना जिन दुश्मनों से हमें बचाती है वो चीन और पाकिस्तान जैसे देश हैं, जहां सेना को सुप्रीम पावर माना जाता है। चीन की सेना को सैन्य कार्रवाई के लिए सिर्फ वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को जवाब देना है। वहां लोकतंत्र नहीं है, विपक्ष का कोई अर्थ ही नहीं है और वहां पर मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की कोई नहीं सुनता। दूसरी तरफ पाकिस्तान में भी सेना को किसी बात का जवाब देने की जरूरत नहीं, कोई जवाबदेही नहीं है उनकी। वहां की सेना के पास एक फ्री हैंड है और सेना के हाथ में एक रिमोट कंट्रोल है जिससे वो पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार को भी कंट्रोल करती है। अब आप सोचिए, ऐसी सेनाओं के सामने भारतीय सेना के हाथ विपक्ष के सवालों से बंधे हुए दिखते हैं। बंधे हुए हाथों वाली हमारी सेना को उनसे भिड़ना है जो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है। मशहूर अमेरिकी लेखक मार्क ट्वेन ने एक बार कहा था, सच जब तक अपने जूते पहन रहा होता है तब तक झूठ आधी दुनिया का सफर तय कर चुका होता है। आज अग्निपथ स्कीम को लेकर विपक्षी नेताओं ने भी यही किया है। एक ट्वीट करके भ्रम फैला दिया, सेना और सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया और अब यह स्थिति हो गई कि सरकार पूरे दिन सफाई देती रही। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह पूरी तरह अफवाह है। जो पहले व्यवस्था थी
माने आजादी के पहले से वही व्यवस्था अब तक जो है चली आ रही है, उसमें कहीं पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। लेकिन जाति की जो मांग की गई है सर, मैं जो कह रहा हूं जो पुरानी व्यवस्था रही है वही व्यवस्था चली आ रही है। अब इसके आगे मुझे क्लैरिफाई करने की समझता हूं कोई जरूरत नहीं। आर्मी रूल 1956 और डिफेंस सर्विस रेगुलेशन 1987 के अनुसार ही भर्ती होती है, वही प्रक्रिया को अब भी जारी रखा गया है। लेकिन कुछ राजनीतिक दल आम आदमी पार्टी जैसे गुमराह करने का प्रयास करते हैं, झूठ बोलते हैं और झूठ के नए आयाम स्थापित करते हैं। जाति और धर्म का पूछा जाना ऐतिहासिक रूप से ब्रिटिश हुकूमत के दौर से जुड़ा हुआ है। वर्ष 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश सरकार ने सेना में कई बड़े बदलाव किए थे। उन्होंने भारतीयों की सेना भर्ती के लिए खास तौर पर एक जाति आधारित व्यवस्था बनाई। ब्रिटिश आर्मी के लेफ्टिनेंट जनरल जोनाथन पील की अगुवाई में एक कमीशन बनाया गया। जोनाथन पील कमीशन को वफादार और लड़ाकू सैनिकों की भर्ती की जिम्मेदारी दी गई थी और उस वक्त भारतीयों को जाति के आधार पर लड़ाकू और गैर लड़ाकू नस्लों में बांटा गया। लड़ाकू नस्लों में उत्तर भारत में मौजूद जातियों को प्रमुखता दी गई थी और ये मजबूत कद काठी के लोग माने जाते थे। ब्रिटिश आर्मी ऐसा करके जातियों की एकजुटता को भी तब खत्म करना चाहती थी ताकि दोबारा 1857 जैसा विद्रोह कभी ना हो। आजादी के बाद यह नियम वर्ष 1949 में स्पेशल आर्मी ऑर्डर के तहत शामिल किया गया। वर्ष 1987 में सेना की नियमावली में एक संशोधन हुआ और इस नियमावली के खंड 1 में भर्ती से जुड़े सारे नियम बताए गए हैं और इस नियमावली के हिसाब से बनाया गया फॉर्म आज मैं अपने हाथ में लेकर आया हूं। मेरे पास है वो, ये पहले आप देखिए, ये सेना की वो विनियमावली है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था और इसका फॉर्म भी मैं लेकर आया हूं और फॉर्म में क्या लिखा है बताता हूं आपको। फॉर्म नंबर 1 में सैनिक भर्ती के लिए व्यक्तिगत जानकारियां मांगी गई है और इस फॉर्म के कॉलम 6A में जाति, धर्म और उपधर्म की जानकारी मांगी गई है और कॉलम 6C में जाति प्रमाण पत्र मांगा गया है। यह कागज देखकर पता चलता है कि जिस नियम को लेकर सेना की भर्तियों में जातिवाद का आरोप आज लगाया जा रहा है, यह नियम बहुत पुराना है और पिछले कई वर्षों से, दशकों से सेना में भर्ती के लिए निकल रहे फॉर्म्स में हर बार, हर साल यही जानकारी मांगी जाती रही है। तब किसी को कोई समस्या नहीं हुई, किसी विपक्षी नेता ने तब कभी कोई सवाल नहीं उठाया। ये सवाल आज उठ रहे हैं। जाति और धर्म की जानकारी मांगने के पीछे एक खास परंपरा है। दरअसल युद्ध की स्थिति में शहीद सैनिकों के अंतिम संस्कार से जुड़े क्रियाक्रम में भी इस जानकारी का इस्तेमाल किया जाता है ताकि शहीद को उचित सम्मान दिया जा सके। अब आपने देखा होगा कि हमारा विपक्ष लगातार गलतियां कर रहा है और बिना होमवर्क और रिसर्च किए ऐसे मुद्दे उठा रहा है। विपक्ष ने हाल ही में 3 गलतियां की हैं जो आज हम आपको बताना चाहते हैं। पहली गलती, बिना तथ्य जाने अग्निवीर योजना में भर्ती के लिए सैनिकों की जाति पूछने का उन्होंने मुद्दा उठाया। ये पहली गलती है और बाद में पता चला कि जाति पूछने की परंपरा अंग्रेजों के जमाने से चली आ रही है, लेकिन इसका सेना में भर्ती से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन हमारे विपक्ष के नेताओं ने इस पर कोई रिसर्च नहीं की। अब देखिए विपक्षी गलती नंबर 2, असंसदीय शब्दों की सूची को लेकर भी हाल ही में विपक्ष ने बिना तथ्यों की जांच पड़ताल किए यह मुद्दा उठा लिया था और इसे अभिव्यक्ति की आजादी से जोड़ दिया था। आपको याद होगा, इसी हफ्ते की बात है। लेकिन बाद में पता चला कि लोकसभा सचिवालय असंसदीय शब्दों की इस तरह की सूची दशकों से ऐसे ही जारी करता आ रहा है और इसमें कोई नई बात नहीं है और तब विपक्ष के किसी नेता ने इस पर कभी कोई सवाल नहीं उठाया। अब उठा रहे हैं। और अब विपक्ष की तीसरी गलती देखिए। कुछ दिन पहले यह आदेश जारी हुआ था कि संसद भवन के परिसर का इस्तेमाल धरना प्रदर्शन, हड़ताल, अनशन या धार्मिक समारोह के लिए नहीं किया जा सकता। हमारे विपक्ष ने इसे भी एक मुद्दा बना लिया और कहा कि यह लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है। लेकिन सच यह है कि पहले भी धरना न देने के ऐसे आदेश जारी होते रहे हैं संसद में। विपक्ष के नेताओं को हमारी सलाह यही रहेगी कि अगली बार जब वो मुद्दा उठाएं तो वो सोच समझकर रिसर्च करके उठाएं। अब हमारा आज का अगला विश्लेषण खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो हवाई यात्रा करते हैं और ये समझते हैं कि वो एक सुखद, सुरक्षित और तेज रफ्तार वाली सुविधाजनक यात्रा होती है। आप में से ज्यादातर लोग हवाई यात्रा अक्सर करते रहते होंगे।
कुछ अक्सर करते होंगे, कुछ कभी कभी करते होंगे। लेकिन इस विश्लेषण के बाद आप थोड़े से सतर्क और जागरूक जरूर हो जाएंगे, क्योंकि हवाई यात्रा करने वाले देश के हर व्यक्ति की सुरक्षा के साथ इस समय ऐसा लगता है कि खिलवाड़ हो रहा है। आपने नोट किया होगा, पिछले कुछ समय से हमारे देश में हवाई यात्रा के दौरान विमान में तकनीकी खराबी और इमरजेंसी लैंडिंग की घटनाएं अचानक से बढ़ गई हैं। इस महीने 16 जुलाई तक तकनीकी कारणों की वजह से 8 बड़े हादसे होने से बचे हैं और आज ही गो फर्स्ट की 2 फ्लाइट्स में तकनीकी खराबी हो गई। और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए पिछले 2 दिनों से नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और डीजीसीए एयरलाइन कंपनियों के साथ लगातार बैठकें कर रहे हैं। इन मीटिंग्स में एयरलाइन कंपनियों से पिछले 1 महीने में हुई तकनीकी खराबियों की घटनाओं पर डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी गई है, ताकि इसके पीछे मौजूद सही कारणों को समझा जा सके। आमतौर पर तकनीकी खराबी का बहाना लेकर लापरवाही को छुपाने में कई बार मदद मिल जाती है, लेकिन इस बार डीजीसीए एक्शन मोड में है और इसलिए इन कंपनियों को एक आदेश जारी किया गया है। अपनी शुरुआती जांच में डीजीसीए ने यह पाया कि एक फ्लाइट के लैंड करने और अगली उड़ान भरने के बीच विमानों की ठीक तरह से जांच नहीं हो रही। यह बात आप भी ठीक से समझ लीजिए। आप भी देखते होंगे कि विमान एक फ्लाइट लैंड करती है और उसके बाद जब वो टेक ऑफ करती है उस दौरान उसकी अच्छे से जांच होनी चाहिए, लेकिन ये जांच हो नहीं रही। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि विमानों की जांच करने वाले तकनीकी स्टाफ की इन एयरलाइंस के पास कमी है और विमान की सर्विस में काम आने वाले स्पेयर पार्ट्स की भी इनके पास कमी है। डीजीसीए ने निर्देश दिया है कि सभी जगहों पर तकनीकी कामों में अब सर्टिफाइड इंजीनियर्स को ही तैनात किया जाना चाहिए, क्योंकि बहुत बार पैसा बचाने के लिए जूनियर टेक्नीशियंस को भी वही काम दे दिया जाता है जो कि असल में सर्टिफाइड इंजीनियर्स को करना चाहिए। डीजीसीए को अपनी चेकिंग के दौरान यह भी पता चला कि एयरलाइन मेंटेनेंस इंजीनियर्स भी बहुत बार तकनीकी खराबियों को और उनके सही कारण का ठीक से पता नहीं लगा पा रहे। यह बहुत गंभीर लापरवाही है जिसकी वजह से कभी भी कोई भी विमान हादसा हो सकता है। इसलिए डीजीसीए ने एयरलाइन कंपनियों को तकनीकी स्टाफ और सर्विस पार्ट्स की कमी को दूर करने का एक आदेश जारी किया है। इस महीने तकनीकी कारणों की वजह से अब तक 10 बड़े हादसे होने से बचे हैं। आज ही गो फर्स्ट की 2 फ्लाइट्स में तकनीकी खराबी देखी गई। अप्रैल से जून के बीच तकनीकी खराबी की वजह से 8 बड़ी दुर्घटनाएं बस किसी तरह टल गई। उनमें जो यात्री थे उनकी किस्मत अच्छी कह लीजिए कि वो बच गए। इनमें कई विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग हुई, किसी फ्लाइट के रूट में बदलाव किया गया और कई विमानों के इंजन में अचानक से खराबी देखी गई। आपने उनके वीडियोस भी देख लिए होंगे, किसी इंजन में आग लग गई, कहीं कोई और समस्या हो गई। इसी तरह के हादसों की एक लंबी लिस्ट है जिसके बारे में डीजीसीए ने अब एक डिटेल्ड रिपोर्ट मांगी है और लोगों को यह शक है कि देश की बड़ी एयरलाइन कंपनियां कब तक और कितनी सच्चाई के साथ अपनी कमियों के बारे में सच सच बताएंगी, क्योंकि तकनीकी खराबी एक ऐसा शब्द है जिसमें बड़ी से बड़ी लापरवाही को आसानी से छुपाया जा सकता है। आपको याद होगा एक जमाने में दूरदर्शन के कार्यक्रमों के दौरान तकनीकी खराबी को लेकर स्क्रीन पर एक संदेश लिखा हुआ आता था कि रुकावट के लिए खेद है। यह उस दौर की मजबूरी हो सकती थी, लेकिन आज के दौर में यह बचाव का एक बहाना भी है जिसका लाभ ये एयरलाइन कंपनियां अब उठाने की कोशिश कर रही हैं। 6 जुलाई को डीजीसीए ने विमानों में तकनीकी खराबी की वजह से स्पाइस जेट नाम की एक एयरलाइंस को एक शो कॉज नोटिस जारी किया था। इस नोटिस में यह कहा गया कि स्पाइस जेट एक सुरक्षित और भरोसेमंद हवाई सेवा देने में नाकाम रही है। यह बयान एक कंपनी की प्रतिष्ठा पर सबसे बड़ा सवाल होता है, खास तौर पर किसी एयरलाइन के इज्जत पर तो बहुत बड़ा सवाल है। डीजीसीए ने शुरुआती जांच में पाया कि स्पाइस जेट ने अपने विमानों का मेंटेनेंस ठीक से नहीं किया। कई विमानों के स्पेयर पार्ट्स में कमी पाई गई। इस रिपोर्ट के आधार पर यह समझा जा सकता है कि यह तकनीकी खराबी से ज्यादा एक बहुत ही गंभीर लापरवाही का मामला है। इस पूरे मुद्दे पर हमने स्पाइस जेट का पक्ष भी जानने की कोशिश की है और जब भी हम आपको कोई खबर बताएंगे तो उसका दोनों पक्ष आपके सामने हम जरूर रखेंगे। तो स्पाइस जेट का क्या पक्ष है, पहले ये देखिए। As the Director General of Civil Aviation has said today, there are 30 incidents that happen on average every single day in the Indian skies. And these incidents, of course, while we all try and minimize the incidents, they are bound to happen. They happen everywhere around the world and they happen in India. These are not of a serious nature,
we should not make too much of them. ये अकेले एक एयरलाइन यानी स्पाइस जेट का मामला नहीं है। ऐसी कई एयरलाइन कंपनियां हैं जो विमानों के रखरखाव में लापरवाही कर रही हैं और इसके पीछे के कारणों को एकदम ब्लैक एंड व्हाइट में देखना आज बहुत जरूरी है। इसका सबसे बड़ा कारण है विमान कर्मचारियों की सैलरी में भारी कटौती, जिससे बहुत से कर्मचारी अपनी कंपनियों से नाराज हैं। कोरोना महामारी के दौरान वर्ष 2020 और 21 में विमान सेवाएं बंद होने के बाद, जब आपको याद होगा एयरलाइंस बंद हो गई थी, भारत की एयरलाइन कंपनियों को 15,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था। 15,000 करोड़ रुपए। इसलिए इन कंपनियों ने अपने कर्मचारियों की सैलरी में 40% तक कटौती की। इसके अलावा बहुत से कर्मचारियों को नौकरी से भी निकाल दिया गया और कई लोगों को बिना सैलरी के छुट्टी पर भेज दिया गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि विमान के टेक्निकल स्टाफ की शुरुआती सैलरी 8,000 रुपए से शुरू होती है और एक जूनियर टेक्नीशियन की सैलरी करीब 17,500 रुपए तक होती है। लेकिन कोरोना महामारी के दौरान इन्हीं कर्मचारियों की सैलरी घटाकर 12,000 रुपए तक कर दी गई। लेकिन विरोध होने पर इस साल जनवरी में इसे बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया। कर्मचारी अब भी इससे नाराज हैं। इसके अलावा केबिन क्रू और पायलट्स की सैलरी भी कोरोना काल में घटा दी गई थी, जिसे अभी तक बहाल नहीं किया गया है। अब आप सोचिए, अपनी कंपनी से नाराज कर्मचारी पूरी मेहनत और ईमानदारी से आखिर कब तक अपना काम कर सकते हैं, खासतौर पर तब जब काम हवाई जहाज की उड़ान और उसकी सुरक्षा से जुड़ा हो, तो मामला बहुत संवेदनशील हो जाता है। जुलाई की शुरुआत में इंडिगो और गो एयर के तकनीकी स्टाफ के ज्यादातर कर्मचारी कम सैलरी के विरोध में बीमारी का बहाना बनाकर छुट्टी पर चले गए और यह बात सामने आई कि ये तमाम कर्मचारी दूसरी एयरलाइन कंपनियों में असल में इंटरव्यू देने के लिए गए थे। आप एयरलाइन कंपनियों के घाटे पर आज गौर कीजिए। 2020 और 21 में एयर इंडिया को 4,700 करोड़ रुपए, इंडिगो को 5,829 करोड़ रुपए, विस्तारा को 1,609 करोड़ रुपए, एयर एशिया को 1,396 करोड़ और गो एयर को 1,333 करोड़ रुपए का घाटा हुआ। एक अनुमान के मुताबिक वर्ष 2022 में एयरलाइन कंपनियों का घाटा 15,000 करोड़ से बढ़कर 26,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। अब खुद सोचिए, ये तमाम एयरलाइंस इस घाटे की भरपाई आखिर कहां से करेंगी? एविएशन सेक्टर एक बहुत ही प्राइस सेंसिटिव सेक्टर माना जाता है, यानी दामों के प्रति यह सेक्टर बहुत संवेदनशील है। यहां पर टिकट की कीमत बढ़ाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि जैसे ही आपने टिकट की कीमत बढ़ाई, ग्राहक दूसरी एयरलाइन के पास चला जाएगा जो सस्ते दामों पर टिकट दे रही है। इसलिए एकमात्र विकल्प बचता है कॉस्ट कटिंग, जिसमें कर्मचारियों की संख्या, उनकी तनख्वाहें और यात्रियों को दी जाने वाली सुविधाओं में कटौती की जाती है और यह करके एयरलाइंस पैसा बचाती है। और इसी क्रम में अब एयरलाइंस विमानों के मेंटेनेंस के साथ भी समझौता करने लगी है और यह समझौता असल में आपके जीवन की सुरक्षा के साथ हो रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि कोरोना काल के दौरान पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन अब अर्थव्यवस्थाएं अपने पुराने दौर में लौट रही है। हालांकि कई एयरलाइन कंपनियां अब भी पुरानी सैलरी सिस्टम को बदलना नहीं चाहती, जबकि हवाई यात्रियों की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ है, लेकिन एयरलाइन कंपनियां अभी भी पुराने जमाने की सैलरी दे रही हैं। इसे इस डेटा की मदद से डिकोड करते हैं। कोरोना काल से पहले 2019 और 20 में भारत में घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में कुल मिलाकर 20 करोड़ 42 लाख लोगों ने हवाई यात्रा की थी। हमारे देश में 20 करोड़ 42 लाख लोगों ने एक साल में हवाई यात्रा की। यह संख्या 2021 और 22 में घटकर सिर्फ 6 करोड़ 20 लाख रह गई कोरोना की वजह से। पिछले साल कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मई 2021 में डोमेस्टिक फ्लाइट्स लेने वाले यात्रियों की संख्या सिर्फ 21 लाख थी, जो इस साल मई 2022 में बढ़कर 1 करोड़ 20 लाख हो गई, यानी यात्रियों की संख्या 5 गुना ज्यादा हो गई। इसके अलावा पिछले एक साल में हवाई किराए भी लगभग 2 गुना बढ़ चुके हैं, लेकिन एयरलाइंस अपने कर्मचारियों की सैलरी उस हिसाब से बढ़ाना नहीं चाहती। अब सोचिए, अगर एक पायलट डिप्रेशन में हो, परेशान हो, नाराज हो, गुस्से में हो, तो वो कितना घातक सिद्ध हो सकता है। यह बात वर्ष 2015 में जर्मनी में हुई एक विमान दुर्घटना से आप समझ पाएंगे। जर्मन विंग्स नाम की एक एयरलाइन के एक पायलट ने अचानक विमान को पहाड़ों में ले जाकर क्रैश कर दिया था, जिसमें 156 लोग मारे गए। जितने भी यात्री थे सभी मारे गए, एक भी नहीं बचा।
जांच में पता चला कि इस पायलट ने जानबूझकर ऐसा किया था क्योंकि वो पायलट डिप्रेशन में था। इसलिए आज हम आपसे कह रहे हैं, अगली बार जब आप किसी भी फ्लाइट की टिकट बुक कराएं तो बहुत सावधानी से कराइए। उस एयरलाइन का बैकग्राउंड ठीक से चेक कीजिए। उस एयरलाइन की जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो किस तरीके से अपने यात्रियों को सुरक्षित रख रही है, उसके प्लेन्स की मेंटेनेंस क्या है, ये सारी चीजों को ध्यान से देखिए। और हमारा मकसद आपको जागरूक करने का है। आप कहेंगे कि आपको कैसे पता चलेगा, यही हमारा मकसद है। और इसी तरह ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण के जरिए हम आपको जागरूक करना चाहते हैं, आपको जानकारियां देना चाहते हैं, ताकि अगली बार जब आप बाहर जाएंगे तो आप कहीं ज्यादा मजबूत होंगे अपनी इस जानकारी की वजह से। अब आपको अगला विश्लेषण दिखाते हैं। हिंदी फिल्मों में आपने अक्सर यूरोप की अलग अलग बहुत खूबसूरत लोकेशंस पर गानों की शूटिंग जरूर देखी होगी, जिसमें हीरो और हीरोइन सुहावने और ठंडे मौसम में शानदार जैकेट्स और ओवरकोट पहनकर आपको अक्सर डांस करते हुए दिखते हैं। और आपका भी मन करता होगा कि आप भी कभी छुट्टियों में यूरोप जाएं। और हमारे देश में बहुत सारे लोग यूरोप जाते भी हैं हर साल छुट्टियों में। खास तौर पर गर्मियों की छुट्टियों में हमारे देश में बहुत लोग यूरोप जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए, इसलिए क्योंकि भारत में तो बहुत गर्मी होती है और यूरोप का जो मौसम होता है वो ठंडा रहता है, सुहावना रहता है, इसलिए लोग यूरोप जाते हैं छुट्टियां मनाने के लिए। लेकिन शायद इस साल के बाद ना जा पाए, क्योंकि आज हम यूरोप में सारे रिकॉर्ड तोड़ रही गर्मी की पूरी पिक्चर आपको दिखाएंगे। और जब आप ये पिक्चर देखेंगे तो यूरोप जाने से पहले अब कई बार सोचेंगे। पहले आप इस गर्मी का एक ट्रेलर देखिए। ये लंदन के ल्यूटन एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं, जहां सोमवार को गर्मी की वजह से पूरी की पूरी हवाई पट्टी पिघल गई और रनवे विमानों के टेक ऑफ या लैंडिंग के लिए पूरी तरह से असुरक्षित हो गया, जिसकी वजह से करीब 3 घंटे तक सारी उड़ानों को रद्द कर देना पड़ा। और सोमवार को ल्यूटन एयरपोर्ट का तापमान 36 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था, जिसकी वजह से यह हवाई पट्टी जो आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, यह पिघल गई। अब एक और तस्वीर आपको देखनी चाहिए। ये लंदन में 135 वर्ष पुराने विक्टोरियन ब्रिज की तस्वीरें हैं। इस ब्रिज को सिल्वर फॉइल से आजकल ढक दिया गया है और यह टेम्स नदी पर बना एक सस्पेंशन ब्रिज है। इसे हैमरस्मिथ ब्रिज भी कहते हैं। और इस ब्रिज पर यह फॉइल इसलिए लपेटी गई है ताकि मेटल के इस ब्रिज में, धातु के इस ब्रिज में भीषण गर्मी की वजह से कोई क्रैक ना आ जाए, ये क्रैक ना हो जाए। इन तस्वीरों को देखकर ब्रिटेन में टेम्परेचर के टॉर्चर का अंदाजा आप लगा सकते हैं। वहां इस समय इतनी गर्मी पड़ रही है जितनी वहां के लोगों ने पहले कभी नहीं देखी। ब्रिटेन के लोगों ने अपने पूरे जीवन काल में 40 डिग्री सेल्सियस की गर्मी पहली बार महसूस की है, जिसकी वजह से ब्रिटेन की सरकार को नेशनल इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी और पहली बार गर्मी का एक रेड अलर्ट जारी हुआ है। अब देखिए, यह दिन भी हमें देखना बाकी था कि ब्रिटेन में गर्मी को लेकर रेड अलर्ट जारी हुआ है। लेकिन गर्मी का सितम जो है वो सिर्फ ब्रिटेन नहीं झेल रहा, बल्कि लगभग पूरे यूरोप में पहली बार गर्मी के मौसम में तापमान इतना ज्यादा बढ़ा है कि लोगों के लिए बर्दाश्त कर पाना अब बहुत मुश्किल हो रहा है। स्पेन में कम से कम 36 जगहों पर जंगल की आग भड़क रही है। 70,000 हेक्टेयर में फैले जंगल जल चुके हैं। दक्षिण पश्चिमी स्पेन में जो टेम्परेचर है वो 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है और बाकी के हिस्सों में भी टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास चल रहा है। एक अनुमान के मुताबिक 10 जुलाई से जारी हीट वेव की वजह से स्पेन में अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। फ्रांस की 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर तापमान ने नया रिकॉर्ड बनाया है। सोमवार को फ्रांस के ब्रिटनी क्षेत्र में तापमान 39.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। फ्रांस में सितंबर 2003 के बाद इतनी ज्यादा गर्मी पहली बार पड़ी है। हमारे देश में 40 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में भी लोग बड़े कूल रहते हैं। आपने देखा होगा, हमारे लिए तो 40 डिग्री की जो गर्मी है वो बड़ी आम सी बात है। हमें तो 40 डिग्री में रहने की एक आदत सी पड़ चुकी है, हम कभी उसे गर्मी मानते ही नहीं। लेकिन इसी 40 डिग्री सेल्सियस तापमान ने यूरोप को कैसे गर्म कर दिया है, इसकी एक वीडियो रिपोर्ट आज हमने आपके लिए तैयार की है। और ये रिपोर्ट देखने के बाद अब आप गर्मियों में यूरोप जाने के बारे में शायद ना सोचें। स्पेन के जमुरा प्रोविंस के जंगलों में आग की लपटें उठ रही हैं।
ब्रिटेन में आग उगलती गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। फ्रांस की 40 डिग्री सेल्सियस की गर्मी में पेरिस पसीना पसीना हो रहा है। यूरोप में टेम्परेचर इतना हाई हो गया है कि हीट वेव ने वहां के ज्यादातर देशों को माइक्रोवेव बना दिया है। दक्षिणी इंग्लैंड में गर्मी का सितम देखिए, जहां ल्यूटन एयरपोर्ट का रनवे गर्मी की वजह से पिघल गया। गर्मी से पिघलते इंग्लैंड की खबरें अखबारों की फ्रंट पेज हेडलाइंस बन रही हैं। If I may say so, these commitments around net zero have never been more vitally important as we all swelter under today's alarming record temperatures across Britain and Europe. And as I've tried to indicate for quite some time, the climate crisis really is a genuine emergency, and tackling it is utterly essential for Cornwall, the country and the rest of the world. ब्रिटेन में एक तरफ जहां मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स अपने प्रधानमंत्री को चुनने की गर्मा गर्म बहस कर रहे हैं, वहीं पार्लियामेंट का ये हिस्सा जो ज्यादातर कांच से बना है, उसका एक होम हब जहां एमपीज के ऑफिस भी हैं और वीजा का दफ्तर भी है, वो गर्म मौसम के चलते बंद कर दिया गया है। और आप देखिए इस तरफ अगर हम जाएं तो हैमरस्मिथ ब्रिज है, हैमरस्मिथ के पास विक्टोरिया ब्रिज है, जिसे फॉइल में लपेट दिया गया है ताकि लोग उसका इस्तेमाल कर सकें, उसे गर्म मौसम के चलते उस पर आघात नहीं पहुंचे, वो खराब ना हो। ये पहली मर्तबा है कि इस तरह का मौसम यहाँ लंदन में है और ये सीधा इसका ताल्लुक क्लाइमेट चेंज की बहस से है, जो एक बहुत बड़ा मुद्दा अब लीडरशिप कैंपेन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री को चुनने में बन जाएगा। स्पेन में तो गर्मी आसमान से आग बरसा रही है और ये आग हजारों हेक्टेयर के जंगलों में फैल चुकी है। स्पेन के जंगलों में लगी आग इतनी तेजी से फैल रही है कि उसे बुझा पाना तो दूर, उससे जान बचा पाना मुश्किल हो रहा है। बार्सिलोना के जंगलों में लगी आग को काबू करने में 350 फायर फाइटर्स और 100 प्लेन्स के पसीने छूट गए। स्पेन के जमोरा में यह आग पटरियों के इतना नजदीक पहुंच गई कि ऐसा लग रहा है जैसे पूरी ट्रेन आग की लपटों में घिरी है। कूल रहने वाले यूरोप के लोग कैसे गर्मी से हाय हाय कर रहे हैं, पेरिस में आईफिल टावर के आसपास की ये तस्वीरें बता रही हैं। गर्मी से बचने के लिए फ्रांस के लोग या तो स्विमिंग पूल में नहा रहे हैं या समंदर के पानी में डूबकर गर्मी से राहत पा रहे हैं। जंगलों में तो और भी बुरा हाल है। हेलीकॉप्टर से पानी की बौछारें इस आग में छींटे की तरह साबित हो रही हैं। ब्रिटेन, स्पेन, फ्रांस, पुर्तगाल, इटली समेत यूरोप के ज्यादातर देशों में भीषण गर्मी से पिछले सारे रिकॉर्ड पिघल चुके हैं। यूरोप में मौसम के बदलते तेवर ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, जिसे साइंटिस्ट जलवायु परिवर्तन का साइड इफेक्ट डिक्लेयर कर चुके हैं और वार्निंग दे रहे हैं कि यूरोप की ये गर्मी तो आने वाले सालों का सिर्फ ट्रेलर है। लंदन से लवीना टंडन के साथ आज तक ब्यूरो। इस समय यूरोप ही नहीं, पूरा अफ्रीका और अमेरिका के भी बहुत सारे हिस्सों में भीषण गर्मी पड़ रही है। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने सैटेलाइट से ली गई पृथ्वी की एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर जारी की है। आप देखिए, इस सैटेलाइट तस्वीर को देखकर ऐसा लग रहा है मानो पूरी पृथ्वी इस समय जल रही है। इस सैटेलाइट तस्वीर में आपको 4 रंग नजर आएंगे, काला, लाल, ऑरेंज और नीला। काले रंग वाले हिस्से 45 डिग्री या उससे ज्यादा तापमान वाले इलाके हैं, जिनमें यूरोप के भी कई देश आपको दिखाई देंगे। उत्तर भारत के भी कुछ इलाकों में इसी तरह का काला रंग आपको दिखाई देगा। इसका मतलब है कि उन इलाकों में बहुत गर्मी पड़ रही है। इसके अलावा पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा लाल रंग में है, जहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से तो कम है, लेकिन 40 डिग्री से ज्यादा है। ऑरेंज रंग जो है वो 40 डिग्री से कम गर्मी वाले इलाकों की पहचान है, जबकि ठंडे इलाकों को यहां पर नीले रंग से दिखाया गया है। और अब आप देखिए कि आपको पूरी पृथ्वी पर नीले रंग के इलाके सबसे कम दिखाई देंगे। और जब आप देखेंगे इस तस्वीर को तो आपको लगेगा कि शायद जैसे पूरी पृथ्वी इस समय जल रही है,
चारों तरफ आपको या तो लाल रंग दिख रहा है, या ऑरेंज रंग दिख रहा है, या फिर काला रंग दिख रहा है। इस तस्वीर से स्पष्ट होता है कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन अब एक बहुत खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से यूरोप के उन देशों में भी तापमान 40 डिग्री को पार कर चुका है, जहां कुछ वर्ष पहले तक 20 डिग्री से ज्यादा तापमान दर्ज नहीं होता था। मौसम में होते इस बदलाव को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने भी अपनी चिंता जताई है। Greenhouse gas concentration, sea level rise and ocean heat have broken new records. Half of humanity is in the danger zone from floods, droughts, extreme storms and wildfires. No nation is immune. This has to be the decade of decisive climate action. That means trust, multilateralism and collaboration. We have a choice, collective action or collective suicide. It is in our hands. बढ़ती गर्मी का एक साइड इफेक्ट यह भी है कि अगर उमस ज्यादा हो तो 40 डिग्री के तापमान में भी आपको 55 डिग्री का एहसास होता है, जैसा कि आजकल आपको भारत में हो रहा होगा। अगर आप उत्तर भारत में रहते हैं तो आपने देखा होगा उमस इतनी ज्यादा है कि आपको ऐसा लगता है जैसे तापमान 50 डिग्री के ऊपर चला गया होगा। और जब आप टेम्परेचर देखते होंगे तो आपको लगता होगा टेम्परेचर तो वही है 36, 37 या बहुत ज्यादा हुआ तो 40 के आसपास, लेकिन लगता ऐसा है जैसे टेम्परेचर 50 के ऊपर चला गया है। दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान कहने को तो 38.2 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन गर्मी का जो एहसास है वो 56 डिग्री सेल्सियस जैसा था। ऐसा ह्यूमिडिटी के बढ़ते स्तर की वजह से होता है, जो 66 से 89% के बीच इस समय चल रही है। इससे पहले गर्मी और ह्यूमिडिटी की वजह से दिल्ली में 14 जुलाई को भी तापमान, असल जो तापमान था वो तो 40 डिग्री के आसपास था, लेकिन महसूस होता था 56 डिग्री सेल्सियस जैसा। और इसीलिए आपने देखा होगा इस समय ना तो पंखे काम कर रहे हैं, ना कूलर काम कर रहे हैं, और अगर आप दिन भर एसी चलाएंगे तो एसी का जो बिजली का बिल है वो आपकी कमर तोड़ देगा। और अपने भारत में आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे लोग गर्मियों से छुटकारा पाने के लिए अक्सर हिल स्टेशंस पर चले जाते हैं, लेकिन अब हम ये भी देख रहे हैं कि जब आप हिल स्टेशन पर जाते हैं तो वहां पर भी गर्मी पड़ रही है। लोग जाते हैं ये देखने के लिए कि हिल स्टेशन पर मौसम बड़ा सुहावना होगा, उन्हें गर्मियों से किसी तरीके से राहत मिलेगी, लेकिन अब आप जब हिल स्टेशन पर भी जाएंगे तो वहां पर भी ऐसा ही हाल है जैसा आपको बाकी के शहरों में देखने को मिल रहा है। और ये सब कुछ हो रहा है क्लाइमेट चेंज की वजह से। हम क्लाइमेट चेंज को पहले गंभीरता से नहीं लेते थे, अभी भी बहुत सारे लोग गंभीरता से नहीं लेते, लेकिन क्लाइमेट चेंज अब आपके घर तक पहुंच चुका है। आपके घर के बाहर खड़ा होकर दस्तक दे रहा है क्लाइमेट चेंज। और ये जो सारी परेशानियां आपको हो रही हैं, चाहे वो उमस की परेशानी हो या यूरोप में जो आप देख रहे हैं, ये सब क्लाइमेट चेंज की वजह से है। इसलिए हम आपसे अपील करेंगे कि क्लाइमेट चेंज को लेकर जागरूक रहिए, सतर्क रहिए, ताकि आपकी आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो कम से कम वो दिन ना देखें जो आप देख रहे हैं। अब एक ऐसी खबर जिसकी तस्वीरें आज देश को एक झटके की तरह महसूस होंगी। इन तस्वीरों से पता चलता है कि हमारे देश में अवैध माइनिंग के काले कारोबार में कितने बड़े बड़े गुनाह किए जाते हैं। यह खबर दिल्ली के पास हरियाणा के नूह इलाके की है, जहां अवैध खनन करने वालों ने एक डीएसपी की आज खुलेआम हत्या कर दी। जमीन पर खाकी वर्दी को इस तरह देखना देश के किसी भी नागरिक के लिए बहुत अफसोस की बात है। यह तस्वीर जो है यह आज आपको सोने नहीं देगी। यह एक पुलिस अफसर की हत्या नहीं, एक भरोसे की हत्या है, खाकी वर्दी की शान की हत्या है, प्रशासन को चुनौती है, कानून व्यवस्था के इंतजाम को चुनौती देती है यह वारदात। और डीएसपी सुरेंद्र ने कभी सोचा भी नहीं था कि अवैध खनन रोकने पर, ईमानदारी दिखाने पर उनकी इस तरह अपराधियों द्वारा ही हत्या कर दी जाएगी। और शायद इसी विश्वास के साथ उन्होंने मौके से भाग रहे आरोपियों के डंपर के सामने आकर उस डंपर को रोकने की कोशिश की। उन्हें इस बात का भरोसा रहा होगा कि उनकी खाकी वर्दी को देखकर अपराधी रुक जाएंगे, इतनी हिम्मत नहीं दिखाएंगे कि वो उन्हें कुचल दें। लेकिन अपराधियों की हिम्मत शायद बहुत बढ़ चुकी थी और हत्यारों ने ना तो इस खाकी वर्दी का ख्याल किया और ना ही इंसानियत का ख्याल किया। बड़ा सवाल यह है कि जब बदमाशों, तस्करों और अपराधियों में वर्दी का खौफ खत्म हो जाएगा तो फिर कानून व्यवस्था का क्या होगा।
इस खबर से दहलना लाजमी है क्योंकि ये कोई मामूली बात नहीं है। हरियाणा पुलिस के डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी को खनन माफिया ने डंपर से कुचल दिया। इस खबर से दहलना लाजमी है क्योंकि एक डीएसपी पर खनन माफियाओं ने बेखौफ डंपर चढ़ा दिया। इस खबर से दहलना लाजमी है क्योंकि हरियाणा में डीएसपी की दर्दनाक मौत बहुत बड़े अपराध की तरफ इशारा कर रही है। ऐसा माफिया जो अब बेकाबू हो चुका है, जिसके दिल में न पुलिस का खौफ है न सरकार का डर, तभी तो डीएसपी पर डंपर चढ़ा दिया। इस वक्त हम लोग ठीक उसी जगह पर मौजूद हैं जहां पर एक डिप्टी एसपी को अपनी जान गंवानी पड़ी। खनन माफियाओं के डंपर के नीचे वो आ गए, उन्हें कुचल दिया गया। हम ऊपर से आपको इस पूरे इलाके को समझाने की कोशिश करते हैं। वहां जहां आप नीचे तमाम भीड़ आप लोगों की देख रहे हैं और जहां पर वो आप सड़क पे जो सड़क जैसी हम कह सकते हैं कि बनाया गया है, जहां पे पत्थर पड़े हैं, वहीं पर डिप्टी एसपी को ट्रक ने कुचला, वहीं पर उनकी जान गई। और उसके बाद उस डंपर ने जो तमाम पत्थर उसने भर रखे थे वो सारा का सारा यहाँ पर गिराते हुए वो डंपर चालक यहाँ से मौके से फरार हो जाता है। फिलहाल पुलिस इसकी तलाश कर रही है, अब तक पुलिस उस तक नहीं पहुंची है। और ये दूसरी तरफ हम यहाँ पे आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर खनन किया गया है, किस तरीके से आप देखिए तमाम पहाड़ियां आपको यहाँ पर कटी हुई नजर आएंगी। हरियाणा के नूह जिले में डीएसपी सुरेंद्र सिंह खनन माफियाओं पर रेड मारने गए थे, लेकिन बदले में मिली मौत। वारदात के करीब 4 घंटे बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश में आसपास के गांवों को घेर लिया और नूह तावड़ू इलाके के पंचगांव में पुलिस ने एक एनकाउंटर किया, जिसमें डंपर के क्लीनर इकरार को पैर में गोली लगी और इकरार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खबर आ रही है कि पुलिस ने डंपर के ड्राइवर को भी घेर लिया है। दोनों पंचगांव के रहने वाले हैं। किस्म से नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट जो है, कानून व्यवस्था इतनी चरमरा गई है, हर आम आदमी अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। कोई विधायकों का और उसका सवाल नहीं है। तो आज ना तो पुलिस सुरक्षित है इस प्रदेश में, ना विधायक सुरक्षित है, तो आम आदमी कैसे सुरक्षित रह सकता है। तो मेरा सरकार से यही है कि जो भी कदम सरकार को तुरंत उठाने चाहिए ताकि कानून व्यवस्था कायम हो और लोगों में एक विश्वास कायम हो सके। लोगों का विश्वास उठ चुका है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह का 3 महीने बाद रिटायरमेंट था। सुरेंद्र सिंह हिसार जिले के आदमपुर के रहने वाले थे। अप्रैल 1994 को हरियाणा पुलिस में एएसआई के पद पर भर्ती हुए थे। हरियाणा सरकार ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह के परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और परिवार से एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का ऐलान किया है। ये बहुत एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है कि हमारा एक वीर डीएसपी ऑफिसर और खान माफिया के लोगों ने उसके हाथ घटना की, ट्रक चढ़ा दिया, यानी उनकी मृत्यु हो गई है। बहुत ही एक इस घटना की निंदा करता हूँ और हम लोगों ने विचार किया है कि ये जो खान माफिया के लोग हैं इनको हर कीमत पर इनको निष्फल करेंगे, इनको अपने सारे सिस्टम को मजबूत करके उनको पकड़ेंगे। हम आपको बता दें कि अरावली की पहाड़ियों पर बड़े स्तर पर अवैध खनन किया जा रहा था। प्रशासन ने इस पर रोक लगाने के लिए 3 जून को ही उपमंडल स्तर पर एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया था, जिसमें कई विभाग के अधिकारी शामिल थे। डीएसपी सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को भी कमान दी गई थी, लेकिन डीएसपी सुरेंद्र ने अवैध खनन को रोकने की कोशिश की तो उन्हें मिली मौत। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान के साथ हिमांशु मिश्रा, नूह आज तक। ये एक दिल तोड़ने वाली खबर है क्योंकि कोई भी खाकी को इस तरह जमीन पर नहीं देखना चाहता, क्योंकि खाकी की वर्दी जब हम देखते हैं तो हमारे अंदर एक सुरक्षा की भावना आती है। और जो लोग हरियाणा की राजनीति से और हरियाणा के इन इलाकों से वाकिफ हैं वो ये कहते हैं कि ये जो इलाका है पूरा मेवात का या फिर ये जो इलाका है नूह का, इसमें जो माफिया है वो इतना ज्यादा मजबूत है कि यहां पर बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर पुलिस भी जाने से डरती है। ये एक ऐसा इलाका है जो अपने आप में एक अलग देश की तरह चलता है। ये एक ऐसा इलाका है जहां ना पुलिस की चलती है ना प्रशासन की चलती है, और ये बात हरियाणा की सरकार के बहुत खिलाफ जाती है। हरियाणा के मुख्यमंत्री को यह देखना होगा कि आज के जमाने में 2022 में भी ऐसे कौन से इलाके हो सकते हैं जहां पुलिस की यह हालत हो सकती है किसी जगह पर, जहां पर अपराधी इतने मजबूत हो जाएं, इतने शक्तिशाली हो जाएं कि वो खाकी वर्दी की यह हालत कर दें। ये खबर जो है ये आज सबसे चिंताजनक खबर है आज की। अब आपका थोड़ा मूड ठीक करते हैं।
संगीत जो है वो कई बार हमारी जिंदगी में एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। आप तो जानते हैं आजकल चारों तरफ बहुत टेंशन है, चारों तरफ बहुत स्ट्रेस है, न जाने किस किस चीज की चिंता हमें हमेशा सताती रहती है। और संगीत में जो कलाकार हैं, कलाकारों के लिए तो संगीत एक साधना होती है, लेकिन कद्रदानों के लिए, यानी जो सुनने वाले लोग हैं आपके और हमारे जैसे, ये एक सुकून देने वाली आदत है। और आप भी देखते होंगे कि कभी आपको बहुत स्ट्रेस हो जाता होगा तो अक्सर लोग कहते होंगे कि कोई अच्छा संगीत सुनिए तो आपका मन हल्का हो जाएगा। 70 के दशक में मशहूर गायक भूपेंद्र ने दर्द और अकेलेपन में डूबे रहने वाले हिंदुस्तानियों को अपनी आवाज से इसी तरह का एक सुकून दिया था। 82 वर्ष की उम्र में उनकी सांसें अब थम चुकी हैं, लेकिन उनकी आवाज हमेशा उनके गानों के जरिए, उनके गीतों के जरिए ऐसे ही हमारे कानों में गूंजती रहेगी। आज भूपेंद्र का नाम सुनकर उनके कौन से गाने आपको याद आ रहे हैं? आपको याद होगा एक बड़ा मशहूर गाना था उनका, दिल ढूंढता है फिर वही फुर्सत के रात दिन। फिर एक और गाना है, एक अकेला इस शहर में, रात में या दोपहर में, आबूदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। और फिर करोगे याद तो हर बात, तो हर एक बात याद आएगी। ये सारे वो गीत हैं जो आपने कभी ना कभी जरूर सुने होंगे और इन गीतों ने आपको बहुत हिम्मत दी होगी। इन सारे गीतों में अकेलापन है, दर्द है, तन्हाई है और भूपेंद्र की आवाज का मरहम भी है। आज भी जब हम उनके गाए हुए गीत सुनते हैं, उनकी आवाज दिल की गहराई तक बैठती चली जाती है। भूपेंद्र सिंह फिल्मों में गा रहे थे, लेकिन वो एक बड़े अच्छे गिटारिस्ट भी थे, गिटार बजाया करते थे। और दिल्ली में तो वो जो है कई बार यहां गिटार बजाते थे, लेकिन तब बॉम्बे में वो हवाईयन गिटार यहां बजाते थे दिल्ली में, लेकिन तब बॉम्बे में स्पेनिश गिटार की ज्यादा मांग थी। सो भूपेंद्र सिंह ने वो भी सीखा और आर.डी. बर्मन के ही एक गाने दम मारो दम में पहला सोलो गिटार उन्होंने ही बजाया था। और फिर तारीफों की बरसात होने लगी। बड़े बड़े अमेरिकन रैप बैंड्स ने उनके इस गिटार सीक्वेंस को लेकर रैप बनाने शुरू कर दिए और भूपेंद्र की आवाज आने वाले कई वर्षों तक लोगों के दिलो दिमाग में ऐसे ही गूंजती रहेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि भूपेंद्र ने जो गाने गाए, वो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कभी ना कभी अकेले रहे होंगे, जो कभी ना कभी किसी अनजान शहर में अकेले गए होंगे और उस अनजान शहर में उनका एक भी दोस्त नहीं होगा। ऐसे माहौल में भूपेंद्र के जो गाने थे, एक अकेला इस शहर में, न जाने करोड़ों लोगों को भूपेंद्र ने अपने इन गानों के जरिए इतनी हिम्मत दी, इतना साहस दिया कि वो इतने बड़े शहर में अकेले रह सकें। तो इसलिए भूपेंद्र हमेशा हमारे दिलों में खास रहेंगे और उनकी एक खास जगह हमेशा रहेगी। और अब आखिर में इतिहास आज तक, क्योंकि इतिहास से वर्तमान और भविष्य के सूत्र निकाले जा सकते हैं, कीमती सबक सीखे जा सकते हैं। इतिहास हमेशा एक कसौटी की तरह, एक शिक्षक की तरह हमारे सामने रहता है और हम ज्ञान के खजाने से कुछ भी निकाल सकते हैं। ये तो आपके ऊपर है। किसी भी देश के लिए उन क्रांतिकारियों के जन्मदिन बहुत महत्वपूर्ण होते हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी और देश पर अपने प्राण न्यौछावर किए। वर्ष 1827 में आज ही के दिन भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के लोकप्रिय क्रांतिकारी मंगल पांडे का जन्म हुआ था। मंगल पांडे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री में एक सिपाही थे। भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना में मौजूद भारतीय सिपाहियों ने अपने ही कमांडिंग ऑफिसर के खिलाफ विद्रोह किया था और इस विद्रोह में मंगल पांडे प्रमुख थे। इसके बाद भारत के कई हिस्सों में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह की आग फैलने लगी और इस विद्रोह की वजह से बाद में मंगल पांडे पर मुकदमा चला और फिर उन्हें फांसी दे दी गई। शहीद मंगल पांडे का नाम आज भी गर्व से लिया जाता है। वर्ष 1969 में आज ही के दिन भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने एक अध्यादेश जारी करके बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था। इससे पहले हमारे देश में सिर्फ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ही राष्ट्रीयकरण हुआ था और भारत में 85% बैंक डिपॉजिट्स पर कमर्शियल बैंक्स का नियंत्रण था, प्राइवेट बैंक्स का नियंत्रण था। लेकिन इस फैसले से भारत के 14 बड़े कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया गया था। वर्ष 1983 में आज ही के दिन सीटी स्कैन के जरिए इंसान के सिर का पहली बार एक 3 डायमेंशनल तस्वीर प्रकाशित की गई थी। 3 डायमेंशनल इमेजिंग और सर्जिकल प्लानिंग के क्षेत्र में इसे एक बहुत बड़ा आविष्कार माना जाता है। सीटी स्कैन को एक्सरे कंप्यूटेड टोमोग्राफी भी कहते हैं। ट्यूमर्स और हेमरेज के बारे में पता लगाने के लिए अक्सर सिर का सीटी स्कैन किया जाता है।
आप में से भी बहुत सारे लोगों ने अपना सीटी स्कैन कभी ना कभी करवाया होगा, और जिन्होंने नहीं करवाया, हम ये कहेंगे कि भगवान ना करे आपको जरूरत पड़े। और ब्लैक एंड व्हाइट के आखिर में आपके लिए मंगल पांडे का एक शानदार कथन, आजादी के लिए हमारी लड़ाई एक चिंगारी है जो भविष्य में विकराल रूप ले लेगी। मंगल पांडे में देश के लिए लड़ने का जज्बा था और उन्हें विश्वास था कि अगर वो अपने हिस्से का बलिदान देंगे तो देशभक्ति की लहर चलने लगेगी। ये देश प्रेम का एक अमर सूत्र है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात कल रात 9 बजे होगी। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।